हाय बच्चों, आज हम जानेंगे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो नेम्ड रिएक्शन आती हैं उनके फॉर्मूले कैसे हम तैयार करें। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि फॉर्मूले आपको याद नहीं होते। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपसे नेम्ड रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलो हम एक ट्रिक आपको बता के चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, आर क्या है? एल्किल है। एल्किल का संकेत होता है आर। ठीक है, मिथाइल CH3 या एसी की आवाज निकालेगा, यहाँ पर C2H5 एथिल की आवाज निकालेगा, C3H7 प्रोपिल की X हैलाइड की आवाज निकालेगा, OH अल्कोहल की। X के स्थान पर हम Cl रखें, Br रखें, I रखें, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I आयोडाइड, ऐसे आएगा। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर OH अल्कोहल की आवाज निकालेगा, CHO एल्डिहाइड की आवाज निकालेगा, COOH जो है हमारा टिक या इक अम्ल की आवाज निकालेगा, CN जो होता है ये साइनाइड या नाइट्राइल की आवाज निकालेगा, NC आइसोसाइनाइड की आवाज निकालेगा, CO कीटोन या टिल या इल की आवाज निकाल सकता है, H हाइड्रोजन या फोम की आवाज निकालता है, NO2 नाइट्रो, SO3 सल्फोनिक अम्ल, O जो है यहाँ पर ईथर या ऑक्सी की आवाज निकालेगा, और NH2 का की आवाज निकालेगा भैया एमीन की। यहाँ पर CONH2 जो है ये एमाइड या टामाइड की आवाज निकालेगा, C6H5 फिनो या बेंजो की आवाज निकालेगा, CO जो होता है यहाँ पर टेट या एट की आवाज निकालेगा, CH3 O नेगेटिव मैथऑक्साइड की, C2H5 O नेगेटिव एथॉक्साइड की, C6H5O फिनोक्साइड की आवाज निकालेगा, SH थायोल की। और ये जो N2X है ये एजोनियम डाई मतलब मैं कह सकता हूं डाईएजोनियम हैलाइड की आवाज निकालेगा, या एजोनियम हैलाइड भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहां से ये आती है कि मैंने जो ये ट्रिक आपको बताई है ये सिर्फ आपको किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग सीखते हैं कैसे हम इस ट्रिक से फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी भैया? एसिटिक एसिड की, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल में सीधा हमें देखना है ट्रिक एसी क्या है, टिक क्या है, अम्ल क्या है। हमने सारों की एक ट्रिक बनाई है। यहां पर देखो CH3 किसकी आवाज निकालता है? एसी की आवाज निकालता है। COOH किसकी आवाज निकालेगा? टिक या इक अम्ल की आवाज निकालेगा। तो सीधा क्या हो जाएगा हमारा भैया? CH3 COOH बन गया फॉर्मूला। हमने कहा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या कहा भैया? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में चलेंगे हम लोग। फॉर्मेल्डिहाइड में पहले हम लोग देखेंगे फार्म की आवाज कौन निकाल रहा है, एल्डिहाइड की आवाज कौन निकाल रहा है। तो यहां पर देखो H फार्म की आवाज निकाल रहा है, एल्डिहाइड की आवाज निकाल रहा है CHO। तो इस ट्रिक से हम बहुत सरलता से क्या बना सकते हैं? सूत्र बना सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कहते हैं कि भाई हमें बनाना है एसीटामाइड। क्या बनाना है भैया? एसीटामाइड। तो एकदम आसान ट्रिक है। एसी की आवाज निकालने वाला कौन है भैया? CH3। एमाइड की आवाज निकाल रहा है कौन? CONH2। तो क्या सूत्र बन जाएगा हमारा? CH3CONH2। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमने कहा आपसे हमें बनाना है बेंजो क्लोराइड। तो बेंजो की आवाज कौन निकालने वाला है? यहां पर C6H5, और क्लोराइड की आवाज निकालेगा Cl, क्योंकि X यहां पर हैलाइड है, और हैलाइड मतलब X के स्थान पे Cl क्लोराइड आएगा, Br ब्रोमाइड आएगा, I आयोडाइड आएगा। ठीक है, हमने कहा यहां से बेंजो एल्डिहाइड। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं। तो बेंजो की आवाज कौन निकालने वाला है हमारा? C6H5, और एल्डिहाइड की आवाज कौन निकालने वाला है यहां पर? CHO। तो कॉमन यहां से सूत्र बन गया हमारा CHO। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बना सकते हैं? फॉर्मूले बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथिल और एसी में क्या अंतर आएगा। जहां भी कहीं CH3 किसी कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ आ रहा होगा वहां एसी की आवाज निकालेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जैसे कि लाइक दिस, हमारा कहता है सोडियम मैथऑक्साइड, सोडियम मैथऑक्साइड। और सोडियम मैथऑक्साइड किसके लिए आ रहा है भैया? यहां पर देखो मैथऑक्साइड का ये रहा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, टेट पर नेगेटिव आ रहा है और ऑक्साइड वालों पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इनको हमेशा याद रखेंगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उनका सूत्र पहले आएगा। नाम भले ही बाद में आया लेकिन सूत्र कहां लाना पड़ेगा? हम पहले। मैथऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? CH3O। क्या बोलेंगे भैया? CH3O। और सोडियम जो होता है यहां पर लाना पड़ेगा प्लस करके। यहां पर है नहीं, सोडियम का संकेत आप लोग जानते हैं
यानी किसकी हवा निकालेगा यहाँ पर, सोडियम की। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं आगे किसकी भी यार, जैसे कि हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक में, किसमें आता है एरोमेटिक। और एरोमेटिक में कंफ्यूज नहीं होंगे, एरोमेटिक में क्या होता है हमारा बेंजीन रिंग साथ में चलता है इस तरह की। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पर रिंग लगा होता है, इसे C6H6 बोलते हैं। और यहाँ पर हर कॉर्नर पर एक H छिपा होता है, हर कॉर्नर पर क्या छिपा होता है, एक H छिपा होता है। अगर हम लोग यहां से एक H को हटाएं और इस H के स्थान पर क्या ले जाए, यहाँ पर Cl ले जाए, तो ये हमारा बन जाता है C6। एक H रिमूव हुआ है, H के कितने बचेंगे यहाँ पर 5 और Cl आ जाएगा। ठीक है, C6H5। अब हम देखेंगे C6H5 किसकी आवाज निकाल रहा है, फिनोल या बेंजो की आवाज निकाल रहा है। ठीक है, और Cl क्या की आवाज निकालेगा, क्लोराइड की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा भैया, बेंजो क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बेंजो क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से ये हमारा सूत्र बन जाएगा। एरोमेटिक सूत्र कोई भी हो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक दिस, जैसे कि हमारा किया जाता है बेंजीन, और बेंजीन के यहाँ पर एक OH आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये किसकी आवाज निकाल रहा है, ये रिंग जो है पूरा C6H5 को बताएगा, OH एल्कोहल को बताएगा, तो इसे बेंजो एल्कोहल कहेंगे, या फिर इसका व्यापारिक नाम होता है फिनोल। क्या होता है, फिनोल, बेंजो एल्कोहल। जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी। भाई सूत्र जरूर याद होने चाहिए। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जैसे हथियार की जरूरत होती है ना, ऐसे ही नेम्ड रिएक्शन को तैयार करने के लिए सबसे मेन पॉइंट हमारा होता है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूं ऐसे आप इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक बहुत फेमस है हमारा बेंजीन। यहाँ पर इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखो ये बेंजीन रिंग है पूरा, लेकिन इसके एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है, पहले इस पर NH2 आया, तो इसे C6H5NH2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, बेंजोएमीन। क्या बोलेंगे इसे, बेंजोएमीन बोलेंगे, बट इसका दूसरा नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका भैया, एनिलीन के नाम से इसको जाना जाता है, एनिलीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाने फॉर्मूले के बारे में। लाइक दिस, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, बताइए ये क्या बनेगा भाई, CONH2। तो हमें पता है यहाँ पर क्या छिपा है, C6H5 छिपा है, और यहाँ क्या है, CONH2। तो C6H5 क्या आवाज निकालता है, यहाँ बेंजो की, और ये क्या जाएगा हमारा CONH2 क्या होता है, एमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो एमाइड। क्या हो जाएगा भाई, बेंजो एमाइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग याद कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यहाँ पर CH3 आ जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर CH3 मैथिल की आवाज निकालेगा और C6H5 जो है फिनो की आवाज निकालेगा। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, मैथिल बेंजीन लिख सकते हैं। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो स्ट्रिक से नहीं बनते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ तो याद होने चाहिए, मैथिल बेंजीन, या इसका दूसरा नाम व्यापारिक हो जाता है टालुइन। क्या हो जाता है भैया, टालुइन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। देखो एल्किल को लेकर क्या है, एल्किल अल्कोहल बन जाएगा। मैथिल को लेकर क्या बनेगा, मैथिल अल्कोहल, मैथिल एमीन, मैथिल क्लोराइड। ठीक है ना, एसी को लेकर बनेगा एस्टल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, एसिटामाइड। ठीक है, एसी एथिल अल्कोहल, एथिल एमीन। प्रोपिल के लिए भी वही बनेगा। हैलाइड में एल्किल हैलाइड बन जाएगा। एथिल, जैसे कि हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड, क्या कहते हैं भैया, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल क्या है हमारे पास, हैलाइड। एल्किल क्या है हमारे पास, R, X क्या है हमारी, हैलाइड। तो यहां से ना हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, एरोमेटिक भी और एलोफेटिक भी दोनों ही तैयार कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हम सूत्र बनाना सीख गए हैं। अब हमें सीखना है रिएक्शन कैसे हो जाती है। देखो इस ट्रिक से आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे, तो मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बता के चलूंगा, नेम्ड रिएक्शन कैसे तैयार हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले यहां पर कौन सी भैया, वुड्स अभिक्रिया। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, वुड्स अभिक्रिया में क्या है। सबसे पहली बात, कौन रिएक्शन देगा, किसके साथ होगी और क्या प्राप्त होगा। तो मैं शॉर्ट में आपको ये बात बताता हूं, एल्किल हैलाइड हमारे पास होते हैं R बॉन्ड X, इस रिएक्शन को देगा। एल्किल हैलाइड इसमें चेंज होगा, यहां पर मेरा तीर का निशान बताएगा, एल्किल हैलाइड इसमें चेंज हो जाएगा एल्केन में, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना आपको एल्केन। ठीक है, एल्किल हैलाइड चेंज होगा एल्केन में। और अभिक्रिया किसके साथ करने वाले हम लोग, अभिक्रिया करने वाले यहां पर सोडियम धातु से। किससे भैया, सोडियम धातु से। और यहां पर उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, अगर आपको ये बात याद है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं।
उत्प्रेरक का काम करेगा यहां पर शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले रिएक्शन। इससे ही हमें थ्योरी बनानी है, क्योंकि अगर हमें रिएक्शन आएगी तो थ्योरी बनाना आसान होगा। आर एल्किल हैलाइड आर बॉन्ड एक्स प्लस सोडियम धातु लेंगे यहां पर, और एल्किल हैलाइड के डबल मोल्स लेंगे, एक मोल्स इधर रख लेंगे, एक्स बॉन्ड आर, क्या रिमूव हो जाएगा यहां से NaX, कितने बार भैया? 2 बार। तो आगे क्या बचने वाला है हमारा, यहां से जब NaX 2 बार यहां से रिमूव हो जाएगा तो R के साथ R जुड़ जाएगा, प्लस क्या रिमूव हो जाएगा 2NaX। अब समझना यहां से RX क्या है, यहां पर एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं हम? सोडियम धातु से। किससे कर रहे हैं भाई? सोडियम धातु से। ठीक है, और किसकी प्रेजेंट में करा रहे हैं? शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? शुष्क ईथर। और बन के क्या रहा है हमारे यहां पर? एल्केन। क्या बन रहा है भाई? एल्केन। तो चलो हिंदी बनाते हैं, कैसे बनेगी हिंदी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन का प्राप्त होना वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप उसकी थ्योरी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो वुर्ज हमारी यहां से क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम आगे लेके चलते हैं। अगली हमारी रिएक्शन आती है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी आती है? फिटिंग अभिक्रिया। इंपोर्टेंट रिएक्शन होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है? ठीक है भाई, फिटिंग अभिक्रिया कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे? जैसे वुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड लेते हैं, ऐसी फिटिंग अभिक्रिया में एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, AR बॉन्ड X हम दिखा सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, वुर्ज अभिक्रिया में आपने जैसे RX लिया है, वहां आप CH3 X के स्थान पर Cl प्लस सोडियम धातु Cl बॉन्ड CH3 एरोकचिन ऐसे ही उत्प्रेरक दिखाएंगे, और यहां से NaCl कितनी बार रिमूव हो जाएगा? 2 बार रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा? CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, 2NaCl। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर बनेगा 1 और 1 2 के लिए क्या आता है? एथेन आता है। क्या आता है भैया? एथेन आता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पर तो सर ने एल्किल हैलाइड लिया है, लेकिन हमारे सर ने तो मेथिल क्लोराइड बताया। कोई नहीं, वो भी चलता है। मेथिल क्लोराइड अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति कराने पर एथेन का प्राप्त होना ही वोल्टाज अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हिंदी लिख दो, ये लिख दो, दोनों एक ही है। कहते हैं जैसे कि बाप और बेटे होते हैं ना, सेम। ये रिएक्शन एक तरह से क्या है? बाप का क्या करती है? बाप का फर्ज निभाती है, और ये बेटे का फर्ज निभाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिटिंग अभिक्रिया में हम एरोमेटिक हैलाइड ले सकते हैं, या फिर यहां पर बेंजो क्लोराइड ले सकते हैं, C। इसको हम ऐसे करके भी चल सकते हैं, ये ऐसे करके बेंजो क्लोराइड। तो बेंजो क्लोराइड को हम नींद आ रही है, थोड़ा सुला देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? सुला देते हैं। ये बेंजो क्लोराइड हुआ हमारा ऐसे करके, और यहां पर सोडियम धातु लेंगे, और एक और मोल्स यहां पर लेंगे बेंजो क्लोराइड का, और किसकी प्रेजेंट में कराने वाले हैं हम? 2 मोल्स NaCl के लेते हुए शुष्क ईथर। किसके भाई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां से NaCl रिमूव हो जाएगा, 2 फैमिली आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, प्लस 2NaCl। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? यहां क्रिया किसके साथ कर रहे हैं? बेंजो क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड किसके साथ क्रिया कर रहा है भाई? सोडियम धातु से कर रहा है, सोडियम धातु से। और यहां भी क्या है? बेंजो क्लोराइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं, और क्या प्राप्त हो रहा है हमारा? बाइफेनिल। क्या प्राप्त हो रहा है भैया? हमारा बाइफेनिल। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी। बेंजो क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर बाइफेनिल का प्राप्त होना क्या कहलाएगी भैया? हमारी फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। कंफर्म हो गया? नेक्स्ट हम चलते हैं अगली। ये इंपोर्टेंट है, हिंदी लिखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आप एरोमेटिक हैलाइड मान रहे हैं तब भी आप लिख सकते हैं एरोमेटिक हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बाइफेनिल देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें डरना नहीं है, आप हिंदी बनाने की एक ही ट्रिक लिखेंगे। अगली हम लोगों को जाननी है वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या करना होता है हमें? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में
हमें क्या करना होता है, एक तो हम लेंगे वुड्स वाला एल्किल हैलाइड और एक लेंगे भैया फिटिंग वाला एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बेंजो क्लोराइड। अब हम लोग यहां पर देखेंगे और सोडियम धातु लेते हुए, और दूसरा हम यहां पर ले लेंगे Cl बॉन्ड R, या आप CH3 ले सकते हैं। 2 मोल्स लेंगे यहां से NaCl, 2 बार ही बाहर निकालेंगे। मैं इसे ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आसान ट्रिक पर है। इसमें क्या प्राप्त होगा, हमारा एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। अगर आप लोगों को ये याद है किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है, तो बिल्कुल आसान है। बेंजो क्लोराइड हम यहां पर लेके चल रहे हैं, बेंजो क्लोराइड ले रहे हैं यहां पर, और यहां पर ले रहे हैं हम लोग सोडियम, तो धातु सबको पता चल गया। ये एल्किल क्या है हमारा यहां पर, क्लोराइड। शांत बैठ कर बोले ना। ठीक है, एल्किल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, सोडियम धातु हो गई। प्रेजेंट में गिराएंगे हम किसके में भाई, शुष्क ईथर की में। किसकी में गिराएंगे, शुष्क ईथर की में। तो हमारा क्या है, यहां से NaCl रिमूव होगा और ये R बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। आप चाहे तो बेंजीन को इस तरह से कर सकते हैं, NaCl कितने बार जाएगा, 2 बार। तो हम लोग यहां से क्या हिंदी बनाने वाले हैं, बेंजो क्लोराइड तथा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुद्ध क्योंकि इधर से बेंजो क्लोराइड तथा एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन का प्राप्त होना। किसका भैया, एल्किल बेंजीन का प्राप्त होना। एल्किल बेंजीन का प्राप्त होना क्या कहलाएगा, हमारा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है भाई, तो बेंजो क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजो क्लोराइड तथा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन का प्राप्त होना हमारा क्या कहलाएगा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से हमारी 3 रिएक्शन कवर हो जाती हैं, जो नेम्ड रिएक्शन के नाम से आती हैं, जो आपको डराती हैं। सूत्र याद है, रिएक्शन हो जाएगी, सूत्र याद नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी चैप्टर से रिलेट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिसे हम कहेंगे फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। क्या कहेंगे भैया, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या चीज किसमें कन्वर्ट होती है, पहले ये कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया में R बॉन्ड X, और X के स्थान पर हम यहां पर क्या ले सकते हैं, Cl, Br ले सकते हैं, ध्यान देना। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, एल्किल आयोडाइड में। यहां पर अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ये मामला ध्यान रखेंगे। अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम आयोडाइड के साथ, और उत्प्रेरक क्या लेंगे, इन्हीं का खेल याद रखना, बस हिंदी तैयार हो जाएगी। उत्प्रेरक कौन होगा यहां पर, एसीटोन। कौन होगा भैया, एसीटोन। ओके, चलो शुरू करते हैं। R बॉन्ड X के स्थान पर हम यहां पर ले सकते हैं Cl। क्रिया किससे कराने वाले हैं हम, सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंट में कराने वाले हैं हम लोग, शुष्क एसीटोन की प्रेजेंट में। किसमें भैया, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl, तो बन के क्या जाएगा हमारा R बॉन्ड I प्लस NaCl। तो ये क्या बना हमारा, एल्किल आयोडाइड। क्या बनेगा भैया, एल्किल आयोडाइड। हिंदी बनाते हैं, यहां क्या था हमारा, एल्किल क्लोराइड। क्या था भैया, एल्किल क्लोराइड। और ये क्या है हमारा, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। तो चलो शुरू करते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड का प्राप्त होना।
फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सरलता से आपको, अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड पेपर में आपको नेम्ड रिएक्शन ऐसे तैयार हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर श्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी जानने वाले भैया? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चलिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या किसमें चेंज होगा? एल्किल हैलाइड, एक्स के स्थान पर यहां भी क्या ले सकते हैं? Cl, Br ले सकते हैं, और चेंज किसमें हो जाएगा? एल्किल फ्लोराइड में। याद रखना फ्लोरो व्युत्पन्न के बनाने की बहुत सरल विधि है, क्योंकि फ्लोरो व्युत्पन्न को हैलोजनीकरण द्वारा सीधे नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसको इंपोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, फ्लोराइड में किसके साथ अभिक्रिया कराने वाले हैं ये भी ध्यान रखेंगे। यहां पर कराएंगे धात्विक फ्लोराइड, मतलब AgF के साथ चला देते हैं। चलो, और उत्प्रेरक कौन काम करेगा? यहां उत्प्रेरक की कोई जरूरत नहीं, सीधा हम किसके साथ कराएंगे? धात्विक फ्लोराइड के साथ कराएंगे। तो R बॉन्ड X के स्थान पे हम Cl Br कुछ भी ले सकते हैं, बस Cl या Br। AgF के साथ करा रहे हैं, क्या रिमूव हो जाएगा यहां से? AgBr। तो R बॉन्ड क्या जाएगा हमारा? F। रिमूव क्या हो गया यहां से? AgBr। क्या बन जाएगा हमारा? एल्किल फ्लोराइड। ठीक है बेटे, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे लिख रहा हूं, लिखना आप ध्यान देंगे, बस समझना है किसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं। नाम अगर आप लोग लिख कर आ रहे हैं तो आपकी नेम्ड रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है साहब। एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ या धात्विक फ्लोराइड के साथ करने पर एल्किल फ्लोराइड का प्राप्त होना श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप लोग इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि ये बाहर क्या निकल रहा है। जो चीज बाहर जा रही है उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बाद अगली रिएक्शन यहां पर आती है हमारी, कौन सी भैया? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया को बीटा विलोपन के नाम से भी जाना जाता है। इसको विहाइड्रो हैलोजनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। विहाइड्रो हैलोजनन या हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं के नाम से जाना जाता है। इसको क्या भैया? निराकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। विलोपन, बीटा विलोपन, विहाइड्रो हैलोजनीकरण और क्या हमारा भैया? निराकरण अभिक्रिया। इन सभी के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर ये विलोपन या बीटा विलोपन क्यों कह रहा है। कार्बन परमाणु से जब हैलोजन जुड़ता है, पहले कार्बन से जिससे हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन को जस्ट हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे अगले को क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। और इनसे जुड़े जो H होते हैं इनको बीटा अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है बीटा विलोपन में क्या मतलब होता है कि अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन का विलोप होता है। तो लाइक दिस हम यहां पर CH3 CH2 मानकर चलेंगे और बॉन्ड Cl। इसकी क्रिया ALC किसका संकेत है? अल्कोहल का। KOH लेंगे, याद रखना अगर आप एक्वस ले लेंगे जलीय तो याद रखना Cl को डिस्प्लेस करेगा और हमारा क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल बनेगा। मगर अल्कोहल ही KOH लेने का मतलब है हमारा विलोपन या बीटा विलोपन। ठीक है साहब, इसमें क्या होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, X यहां से जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से H जाएगा। तो यहां से एक H गया और यहां से एक Cl या X गया। तो यहां पर एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिमूव हो जाएगा। यहां से क्या रिमूव हुआ अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने किसकी क्रिया किसके साथ कराई? एल्किल हैलाइड। मैं सूत्र पहले ही सिखा चुका हूं वीडियो के शुरू में। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं? अल्कोहल है KOH। KOH लिख दो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या प्राप्त हुआ यहां पर? एल्कीन। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर एल्कीन का प्राप्त होना क्या कहलाता है? हमारा विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है या विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ नेम्ड रिएक्शनों को यहां पर जाना। नेक्स्ट चलते हैं, अगली नेम्ड रिएक्शन क्या है उनको कवर करते हैं। इनको पहले रफ कर देते हैं। अगर आप लोगों ने इनको याद करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए भाई, जैसे हमने जाना डिहाइड्रोहैलोजनीकरण के बारे में, सेम यहां से एक रूल निकलता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं भैया सेट-जेफ नियम। क्या बोलेंगे भैया? सेट-जेफ नियम, जेड से एफ भी बोल देते हैं सेट-जेफ नियम। ओके, सत्य-जेफ भी इसको कह देते हैं। तो इसमें ध्यान देना हमें, इसमें डिहाइड्रोहैलोजनीकरण ही होगा, बट वहां पर तो हम लोग ले रहे थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, मतलब एल्किल हैलाइड था, मतलब एथिल क्लोराइड। मगर इसमें क्या होता है बेटा, ये भी ध्यान रखना, ये एथिल क्लोराइड मैंने ट्रिक में बताया था, C के 2 गिन लेते हैं, H के 3 2 5 गिन लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होगी, ये एथिल क्लोराइड का ही फॉर्मूला है। लेकिन सेट-जेफ नियम में कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, तो मैं इसको हटाता हूं अभी जरा, यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहां पर Cl और यहां पर क्या है हमारा H। चलो मान लेते हैं यहां CH3 है। अब कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर जस्ट जिससे कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कहेंगे, और इसका जस्ट अगला बीटा और एक बीटा। इसमें 2 बीटा आ गए। अब इन 2 बीटा आने की वजह से ही सेट-जेफ को आना पड़ा भैया युद्ध के मैदान में। क्यों आना पड़ा? क्योंकि 2 बीटा होने पर अब कौन से बीटा से हाइड्रोजन जाए। तो हम लोग पीछे रूल पढ़ के आए हैं, कहां पर भैया? पीछे पढ़ा था हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। वो हाइपर कॉन्जुगेशन इसके बारे में सही से बताता है हमें। चलो देखते हैं, हम इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? AlCKOH के साथ कराते हैं। तो 2 कंडीशन देखते हैं हम लोग, AlCKOH, यहां भी हम AlCKOH लिख देते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, यदि यहां से Cl जाए और यहां से H जाए, तो मेरा एक उत्पाद तो ये बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर यहां से Cl जाए और यहां से एक H जाए, तो मेरा उत्पाद बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो ध्यान देना, दोनों में अंतर क्या है? यहां पर ये क्या है, हमारा एल्कीन है और इसके जस्ट जुड़ा एक एल्किल समूह है। इधर डबल बॉन्ड से जुड़े कितने एल्किल समूह है? 2। तो सेट-जेफ नियम कहता है कि डिहाइड्रोहैलोजनीकरण के फलस्वरूप बनने वाला वह एल्किल मुख्य उत्पाद होता है जिसमें द्विबंध से जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिकतम होती है। लिख पाऊंगा नहीं? ध्यान देना, यही समझाऊंगा, खुद लिखना है। तो यहां पर द्विबंध से जुड़ा एक ही एल्किल है, यहां पर 2 एल्किल जुड़ रहे हैं। तो सिंपल यहां से क्लियर हो गया कि किसने? सेट-जेफ ने ये क्लियर कर दिया कि क्यों, क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अति संयुग्मन में जब यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बंध का संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, तो उसमें मैक्सिमम रेजोनेंस बनेगी, अधिकतम अनुनादी संरचना बनने के कारण ये मुख्य है, ये अल्प है। यही हमारा सेट-जेफ का नियम है। क्या है भैया? ये हमारा अल्प और ये हमारा हो जाएगा मुख्य। तो ये सेट-जेफ ने बताया। क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एल्किल हैलाइडों के डिहाइड्रोहैलोजनीकरण के फलस्वरूप बनने वाला वह एल्किन मुख्य उत्पाद होता है जिसमें द्विबंध से जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिकतम हो, ठीक है, मैक्सिमम हो। यही हमारा सेट-जेफ रूल है। ये क्लियर हो गया यहां से? चलिए, अब जरूरी नहीं है आप लोग सेट-जेफ रूल इसी पर लागू करें। कुछ वीडियोस में बता दिया जाता है कि आप सेट-जेफ पर ये लगा सकते हैं, बिल्कुल भैया, लेकिन ये बात भूल जाते हैं बच्चे की OH यहां से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, फंडा वही रहेगा, बनने वाला पहला एल्किन यही होगा, दूसरा भी यही होगा, बट इसमें क्या जाएगा? वहां पर से Cl जा रहा है, यहां से OH जाएगा, ठीक है। लेकिन बनेगा इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा? ये वाला ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। सेट-जेफ नियम के बाद हमें जानना है डाईएजोटीकरण के बारे में। इसके बारे में जानना है भैया, डाईएजोटीकरण। और डाईएजोटीकरण एक फेमस रिएक्शन है। डाईएजोटीकरण किसके साथ क्रिया करेंगे? कौन अभिक्रिया देगा? क्या बनेगा? इसको एमीन समूह देता है। कौन देता है भैया? एमीन। और एमीन समूह इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? N2Cl प्लस माइनस लगा दो या आपकी मर्जी है X लगा दो, एजोनियम लवण में कन्वर्ट हो जाता है। अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? अभिक्रिया हम लोग HNO2HCl के साथ कर लेंगे, और साथ में ध्यान रखेंगे यहां पर उत्प्रेरक या इसके साथ भी आप क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि इसी से ही उत्पन्न होता है HNO2HCl। लेकिन यहां पर ताप की कंडीशन है 0 से कितने भैया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको अभिकृत कराएंगे, ठीक है। ये क्या लेंगे? यहां पर ताप लेंगे। 3 सिचुएशन आपको याद रखनी है। क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, उत्प्रेरक क्या है। ताप कभी कभी आता है, जब जरूरत पड़े किसी रिएक्शन में ताप भी आ जाता है।
चलो शुरू करते हैं। अगर आप एलाफेटिक लेते हैं या एरोमेटिक लेते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहां पर मैं लेके चल रहा हूं एरोमेटिक, ठीक है। और एरोमेटिक में एमीन समूह की क्रिया मैं HNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा रहा हूं। प्रेजेंट ऑफ NaNO2 HCl आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से बॉन्ड टूटता हुआ, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन। ये जो मैंने जिनके पास क्या लगाया, लाइन लगाई है, ये वाले सब हमारे रिमूव हो जाएंगे। HK1 1 2 और 2 4 और OK2 मतलब 2H2O का मतलब क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, N2Cl प्लस माइनस। अब इसे मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट में इसको मैं प्यारा सा नाम देता हूं BDC। क्या देता हूं भैया, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म बैठती है। आप हैलाइड भी मान सकते हैं, Cl की जगह X मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी बनाते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने पर BDC का प्राप्त होना क्या कहलाता है, हमारा डाइएजोटीकरण कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो डाइएजोटीकरण में बनने वाला BDC होता है बेटे, ये क्या होता है, स्थायी नहीं होता। बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है। जैसे लाइक दिस, अगर आप इसे बना के रखेंगे तो बना के रखने के बाद ये ज्यादा समय तक स्थायी नहीं है। जैसे कुल्फी होती है ना, कुल्फी को अगर आपको लगा के दे दिया जाए, थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है ना, सेम ऐसे ये बेकार हो जाता है। इसीलिए अभिक्रिया के अंदर याद रखना, इससे रिलेटेड रिएक्शंस है। BDC से रिलेटेड रिएक्शन कौन कौन सी है हमारे पास, जैसे सांडमार रिएक्शन है, सांडमार गाटरमान अभिक्रिया है, ठीक है। तो उन अभिक्रियाओं के अंदर जो है इसे तुरंत लैब में बनाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। हम लोग डाइएजोटीकरण के बाद जानते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। कौन सी समझते हैं भैया, सेंडमायर अभिक्रिया। क्या है ये सेंडमायर, चलो शुरू करते हैं। ये सांडमार जो है परेशान बहुत करती है, मगर इंपॉर्टेंट है। डाइएजोटीकरण भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। चलते हैं। सैंडमायर में क्या करते हैं, कौन चीज किसमें कन्वर्ट होती है, N2Cl कन्वर्ट हो जाता है हैलाइड में, ओके। और प्रेरक का काम कौन करेगा यहां पर, Cu2Cl2HCl या X मान सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए भाई BDC को लेंगे, N2Cl बहुत सरल है, और किसके साथ भैया प्लस माइनस लगा सकते हैं, सीधा एरो के ऊपर उत्प्रेरक रखो Cu2Cl2HCl, बहुत आसान है। के साथ विकृत कराएंगे तो कराने पर क्या बनने वाला है हमारा, यहां से सिर्फ N2 का प्रतिस्थापन होता है, Cl वहीं बच जाता है और रिमूव हो जाता है यहां से क्या, N2 सॉरी N2Cl आ गया, इसका नाम बना क्लोरोबेंजीन। हो सकता है इसे हल्का सा गर्म करना पड़े, तो हम लोग कहेंगे BDC को Q प्लस क्लोराइड HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन का प्राप्त होना सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। कंफर्म हो गया। ऐसे ही यहां से एक उत्पन्न होती है हमारी कौन सी भैया, सैंडमायर के साथ Cu/HCl के साथ आप इसको गर्म करेंगे तब भी हमारा क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, BDC से यही बनेगा, बट रिएक्शन का नाम अलग आ जाएगा जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। क्या जाएगा भैया, गाटरमान अभिक्रिया। तो चलो यहां से गाटरमान की अभिक्रिया की हिंदी क्या बनेगी, BDC को CuHCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन का प्राप्त होना क्या कहलाता है हमारा भैया, गाटरमान अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां से गाटरमान भी निकल कर आ गई हमारे सामने। चलिए आगे एक फेमस रिएक्शन हम लोग जानने वाले हैं, DDT। क्या है ये DDT, कैसे बनता है DDT को समझने के लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि DDT में क्लोरल होता है हमारे पास एक CCl3CHO, क्लोरल चेंज हो जाता है हमारा DDT में। अब इसकी फुल फॉर्म में आपको बताऊंगा, क्योंकि DDT का उपयोग किसमें करते हैं, इसलिए ये इंपोर्टेंट बन जाता है, इसको पूछ सकता है एग्जाम में। क्लोरल आपके सामने है, ये एस्टल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ करने पर बनता है CCl3CH डबल बॉन्ड O। ये क्लोरल को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसकी क्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन, क्लोरो को मतलब है इसको सुला डाला, लाइक दिस, ऐसे ही तो होता है, इसको सुला देना, तो मतलब इधर Cl आ जाएगा हमारा, और यहां पर हर कॉर्नर पर एक H छिपा होता है, प्लस 1 मोल और लेंगे इसका Cl, और यहां से रिमूव हो जाएगा H2O, ठीक है। तो बचने वाला क्या है,
यहां से CHO के साथ डबल बॉन्ड से इसे जोड़ देंगे बेटे, क्लोरोबेंजीन का ही सूत्र है। तो क्लोरोबेंजीन के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे CCl3CH, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के साथ इसे जोड़ देंगे, एक से इसे, क्योंकि जल रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए बच्चों को पता होता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर इनको कैसे जोड़े सर, समझ में ही नहीं आया था सर। ऐसे जोड़ना है बेटे, ठीक है, और रिमूव हो जाएगा यहां से H2O। इसी का नाम क्या है, DDT। कैसे बना, D का मतलब होता है डाई क्लोरो, ठीक है, डाई फेनिल, Cl के 3, T का मतलब ट्राई क्लोरो और 2 के C, एथेन। तो ये क्लोरो क्लोरो किस पर आ रहे हैं बेटे, बेंजीन की ये वाली पोजीशन पैरा होती है, तो दोनों पैरा बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगी बात। तो पैरा, पैराडैश, डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है साहब, 2 के लिए एथेन आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां से हमने सीखा DDT, क्या लिखेंगे हम, क्लोरल की अभिक्रिया, किसकी बेटे, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ कराने पर, या क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ कराने पर DDT प्राप्त होता है। आखिर DDT का उपयोग किस में करते हैं, पहले DDT का उपयोग किया जाता था बेटे टाइफस जुओं को मारने में या मच्छरों को मारने में, ठीक है ना, DDT का छिड़काव करते थे, लेकिन बहुत घातक और हानिकारक है, और ये बहुत समय तक मृदा के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, गलता नहीं है, और धीरे धीरे गलकर क्या करता है, जलीय जीव, सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाता है। इसलिए यूनाइटेड संघ के कुछ देशों ने इस पर क्या कर दी है, रोक लगा देती है। लेकिन अभी भी कुछ देश क्या कर रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके इसका इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, ये घातक है। चलिए DDT के बाद हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट, यहां से हम लोग समझने वाले हैं एक इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो रिलेट हमारी किससे होती है, BDC से ही होती है, जिसको हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया बेटे, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, युग्मन अभिक्रिया, इंपोर्टेंट अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए भैया। युग्मन में होता क्या है बेटे, BDC चेंज हो जाता है, BDC चेंज होता है किसमें, एजोरंजक में, मगर किसके साथ, एजोरंजक मतलब डाई बोलते हैं जिसको, कलर करते हैं ना बालों पर डाई जो होती है उन्हें, BDC एजोरंजक में चेंज होता है। मगर अभिक्रिया किसके साथ कर सकता है, ये अभिक्रिया या तो कर सकता है ये एनिलीन के साथ या फिर फिनोल के साथ इंटर लेवल पर, मैं तो ये इंटर लेवल की बता रहा हूं, और के साथ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो और भी कंपाउंडों के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो युग्मन में अभिक्रिया में हमने क्या काम किया, सबसे पहले BDC को सुलाया, थक गया है बेचारा, सुबह से पढ़ा रहा है, Cl माइनस है, और BDC की अभिक्रिया हमने क्या करनी थी, एनिलीन के साथ करनी है, और एनिलीन प्लस करके हम लेंगे, क्योंकि एनिलीन मैंने कहा ना सबको थकान है तो सबको सुला देते हैं, और मतलब यहां तकिया लगाओ और सुला दो, ये NH2 होता है, और हर कॉर्नर पर एक H छिपा होता है, सीधा HCl निकालेंगे, किसकी प्रेजेंट में कराएंगे, अम्ल की प्रेजेंट में कराएंगे, यहां से HCl निकलेगा, दोनों बेंजीन रिंग जो है हमारे ये N2 के साथ जुड़ जाएंगे। अच्छा एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूं, अगर बोर्ड पर या सॉरी आपकी किताब में ऐसी जगह नहीं है तो उस रिएक्शन को थोड़ा नीचे करके लाएंगे, ताकि N डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। तो एमीन जो आ रहा है हमारा किस पर आ रहा है भैया, पैरा पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, पैरा पर। तो पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन के नाम से इसे जानेंगे हम लोग, ठीक है, पैरा एमिनो डाइएजोबेंजीन, ये क्या है, एक डाई है, एजोरंजक है, ठीक है साहब। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, पीले रंग की डाई है, तो आप लोग यहाँ पर एनिलीन के स्थान पर फिनोल भी ले सकते हैं, तो अब क्षार के प्रेजेंट में कराएंगे फिनोल अगर आप लोगे, और वहां पर भी डाई बनेगी बट नारंगी रंग की बनेगी, कैसे रंग की बनेगी भैया, नारंगी रंग की बनेगी, ठीक है। तो यहां से हमारी युग्मन अभिक्रिया भी हो जाती है क्लियर। उसके बाद हम लोग जानने वाले यहाँ पर इंपोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, आधा आदमी अभिक्रिया है। एक बात ध्यान देना, शायद ये इस बार बोर्ड एग्जाम में आई थी, इंपोर्टेंट है, नहीं जिसके लिए आई है तो आ सकती है, आ गई है तो कोई बात नहीं है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आखिर है क्या, ब्रोमाइड अभिक्रिया में एमाइड समूह चेंज हो जाता है बेटे, किसमें, एमीन में, किसमें भैया, एमीन में चेंज होता है। और ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम सबसे पहले किसके साथ क्रिया करते हैं, ये भी पता होना चाहिए, अभिक्रिया किसके साथ कराने वाले हैं हम लोग,
किसके साथ कराएंगे भैया? ब्रोमीन जल Br2 जल और कास्टिक सोडा लेंगे, इसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर एरोमेटिक ही ले लेता हूं, आप एलाफेटिक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग एरोमेटिक में कराएंगे। बेंजो एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल कास्टिक सोडे के साथ हम करा दें तो हमें पता है एमाइड समूह किसमें चेंज होने वाला है? एमीन में। एमाइड का संकेत क्या होता है? NH2, और चेंज किसमें हो रहा है भैया? एमीन में। तो सिंपल, जहां एरोमेटिक रिंग है यहां पर चाहे बेंजीन आ रहा हो या आपका R आ रहा हो या CH3 आ रहा हो या C2H5 आ रहा हो, उसे ऐसे ही रहने देंगे। जहां पर एमाइड रखा है वहां पर सीधा NH2 में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको। और यहाँ का Na Br के साथ रिमूव होगा Na Br के रूप में, और यहां पर जो O है CO जो जाएगा प्लस Na2CO3 के रूप में जाएगा, और साथ में यहां से OH रिमूव होगा जल के रूप में। रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। रिएक्शन में बहुत सारे कंपाउंड आ रहे हैं, अगर इतने सारे कंपाउंड है तो आखिर कौन सा कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हुआ? ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है कैसे आप रिएक्शन याद कर सकते हैं। ठीक है बेटे, असली रिएक्शन तो क्रियाविधि से ही समझ में आती है, यहाँ तो मानो जैसे हमने रट लिया हो। ठीक है, चलिए तो एमाइड समूह, तो हम लोग क्या लिखने वाले इसकी हिंदी? बेंजो एमाइड की अभिक्रिया, बेंजो एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल तथा कास्टिक, क्या है? पोटास से सोडा है, सोडा। ठीक है, ये तो याद रहेगा, ब्रोमीन जल। बेंजोआमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल तथा कास्टिक सोडे के साथ कराने पर एनिलीन या बेंजोएमीन का प्राप्त होना, एनिलीन या बेंजोएमीन का प्राप्त होना क्या कहलाती है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। कंफर्म हुआ? तो चलिए भी कार्बिल एमीन को समझते हैं। कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में होता क्या है? इसमें कंफर्म याद रखना है, एमीन समूह जो होता है चेंज हो जाता है आइसोसाइनाइड में। आइसोसाइनाइड का संकेत मैं पीछे लिख रहा हूं NC में। शुरू में आप R ले सकते हैं या फेनाइल ग्रुप ले सकते हैं। चलो अभिक्रिया किससे करेंगे? अभिक्रिया करने वाले हम यहां पर CHCl3 प्लस कास्टिक पोटास, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास के साथ। ठीक है, तो चलिए R बॉन्ड NH2 ले लेंगे और क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कास्टिक पोटास हमने ले लिया KOH। एमीन समूह का मतलब है ये एमीन ग्रुप है। एमीन समूह इसी अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा। यहां का KCl से रिएक्ट करेगा, KCl को रिमूव करेगा और H2। अभी मैंने हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो कराई थी बेटे, वो बैलेंस नहीं करी थी, बैलेंस बहुत आसान है, हो जाएगी, आप उसे कर सकते हैं। मुझे यहां पर देखकर याद आया क्योंकि ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। Cl के 3 है, यहां पर 3 लगाएंगे, बट K के 3 हो जाएंगे तो यहां 3 लगाएंगे, O के 3 हो जाएंगे तो यहां 3 लगाएंगे, बस। तो एमीन समूह किसमें चेंज हुआ है? एमीन, एल्किल एमीन बोल सकते हैं इसको, आइसोसाइनाइड में चेंज हुआ है। किसमें भैया? आइसोसाइनाइड में। अब किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म। कास्टिक क्या है हमारा यहां पर? कास्टिक पोटास है, सोडा है, कास्टिक पोटास है। ठीक है साहब, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहां पर? एमीन समूह की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ कराने पर दुर्गंधपूर्ण आइसोसाइनाइड का प्राप्त होना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बुरी दुर्गंध आती है, दुर्गंधपूर्ण आइसोसाइनाइड का प्राप्त होना कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। कंफर्म हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक बहुत फेमस रिएक्शन आती है हमारे पास, सीमट अभिक्रिया। कौन सी आती है भैया? सीमट, सीमेंट मत कहते ना, सीमट है ये, सीमट अभिक्रिया, ये भी लैम्प रिएक्शन में आती है। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है COOH एमीन में चेंज हो जाता है। देखो कार्बोक्सिलिक को सीधा एमीन में कन्वर्ट, यहां से हाउ कैन टू ऑब्टेन का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सीधा एमीन में कन्वर्ट कर रहा हो तो आप ये सीमट अभिक्रिया कर देंगे। तो R बॉन्ड COOH की अभिक्रिया N3H के साथ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अभिक्रिया किसके साथ करने वाले हम लोग? N3H के साथ करने वाले, इसे हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे एमीन, सॉरी ये तो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया
हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर। चलो एक काम करते हैं, हम आर की जगह CH3 ले लेते हैं, और CH3 जब लेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक में क्या बन जाएगा हमारा, एसिटिक बन जाएगा। और ये एसिटिक अम्ल का एक रासायनिक गुण भी होगा। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रे या हाइड्रोजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर यहां से ध्यान देने वाला है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से बॉन्ड को तोड़कर इसे रिमूव करेगा और यहां क्या बना देगा, CH3NH2, एक H, दो H और एक N। तो रिमूव क्या होने वाला है यहां से, CO2 प्लस N2। ये दोनों चीज क्या होंगी, यहां से रिमूव होंगी, गैस है दोनों, और बन जाएगा क्या हमारा एमीन। कौन सा एमीन बना, ये मेथिलेमीन। तो हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी, सीमट अभिक्रिया की, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर, ठीक है ना, हाइड्रोजोइक के साथ कराने पर लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर एमीन, मेथिलेमीन या एमीन का प्राप्त होना सीमट अभिक्रिया कहलाती है। ये कंफर्म हो जाता है। आगे चलते हैं, यहां से इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं चल रही है सारी। ये फेमस रिएक्शन आती है HBZ अभिक्रिया। कौन सी आती है भैया, HBZ अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जोलेंसी की अभिक्रिया। कैसे हम लोग यहां से कवर करेंगे, इसमें एसिटिक अम्ल चेंज हो जाता है अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल में। किसमें चेंज हो जाता है भाई, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो चलो देखते हैं किसकी क्रिया किससे करा रहे हैं। एसिटिक अम्ल की क्रिया जो कराएंगे CH3COOH, कंफर्म है, मैंने कहा ना ये एसिड की आवाज निकालता है, टिक अम्ल की आवाज निकालेगा। क्लोरीन के साथ किसकी प्रेजेंट में कराएंगे, रेड फास्फोरस की प्रेजेंट में कराएंगे। और यहां पर जो होता है, ध्यान देना, क्लोरीन कभी भी फंक्शनल ग्रुप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो रिएक्ट कहां करेगी, क्लोरीन कहां रिएक्ट करेगी, जहां CH3 जुड़ा है इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को डिस्प्लेस करेगी, और यहां पर क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा, COOH, रिमूव क्या हो जाएगा यहां से, HCl। तो इसका नाम बनेगा अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो यही हमारी हिंदी बन जाएगी यहां से। एसिटिक अम्ल हमें सूत्र पता चल चुका है, इसका क्या नाम है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल का प्राप्त होना क्या कहलाएगा, हमारा HBZ अभिक्रिया कहलाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है भैया हेल वोलार्ड जोलेंसी की अभिक्रिया। ठीक है, ये हमने यहां तक क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगली कुछ फेमस रिएक्शन हमें समझनी है जो फिनोल से रिलेट होती है। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, फिनोल से रिलेट है, जिसका हम नाम पढ़ने वाले हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। तो कुछ भी नाम है समझ लेना, राइमर टीमैन से आप लोग समझ जाएंगे। और इंपोर्टेंट रिएक्शन है, फिनोल से रिलेट होती है। अब ये मत सोचना कि इंपोर्टेंट है सर, राइमर टीमैन पेपर में नहीं आई थी, आपने तो बताया था, नहीं, वहां पर अगर फिनोल का रासायनिक गुण भी आता है तो भी ये काम करेगी रासायनिक गुण में। ठीक है, चलिए राइमर टीमैन अभिक्रिया में कौन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें फिनोल कन्वर्ट होता है सैलिसिल एल्डिहाइड में। किसमें से कन्वर्ट हो जाता है बेटे, सैलिसिल एल्डिहाइड। नया सूत्र आपके सामने आया है। और अभिक्रिया किससे करने वाले हैं, ये बात हमें याद रखनी है। किसके साथ करने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म तथा किसके साथ भैया, क्षार के साथ कराएंगे। तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता के चलूंगा, लेंथी तो बहुत बड़ी रिएक्शन है, अगर आपको इतनी याद रह जाती तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रिएक्शन करते हैं और फिर हिंदी बनाना सीखते हैं। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड का प्राप्त होना राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। क्या रिमूव हुआ, कुछ नहीं लिखना है, ये शॉर्ट वाली है बिल्कुल। लोग में चाहिए तो बड़ी लेंथी बैठेगी, तो आप लोग को इसी लिखाना है। ये याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है कास्टिक, किसका है भैया, सोडे का है। तो फिनोल सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराने पर सैलिसिल एल्डिहाइड का प्राप्त होना राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नाम लिखकर चलेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम, ये भी इंपोर्टेंट में आती है, जिसका नाम है क्या भैया, कोल्बे अभिक्रिया। और बेटे कोल्बे अभिक्रिया में हम लोग क्या करने वाले हैं, कोल्बे अभिक्रिया में फिनोल की क्रिया, अच्छा इसमें क्या किसमें कन्वर्ट होएगा, फिनोल बोलते हैं इसको, और कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल में। तो यहां पर किससे अभिक्रिया कराने वाले हैं, यहां पर क्रिया कराने वाले हैं CO2 और क्षार बोले तो NaOH से। ठीक है, फिनोल ले लेते हैं, फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्षार के साथ जब हम कराएंगे
तो हमें प्राप्त होने वाला है सैलिसिलिक अम्ल। क्या प्राप्त होने वाला है? सैलिसिलिक अम्ल में याद रखेंगे ऑर्था पोजीशन होती है बेटे ये वाली, ऑर्था पर COOH ग्रुप होता है और सैलिसिल एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। रिमूव कुछ नहीं दिखना है, क्या रिमूव होगा, बस हिंदी बनानी है। फिनोल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड में क्षार के साथ कराने पर आप ताप की उपस्थिति दिखा सकते हैं और इसका नाम है हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का प्राप्त होना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बात और मैं नोट में बता देता हूं, यहां पर जरूरी नहीं है आपसे सैलिसिलिक अम्ल पूछ सकता है फिनोल से एस्प्रिन। तो याद रखेंगे जो सैलिसिलिक अम्ल है इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर हम लोग करा दें तो यहां जो पोजीशन है एच के स्थान पर क्या जाएगा OCOCH3 और नीचे आने वाला है हमारा COOH। इसी का नाम है एस्प्रिन। क्या नाम है भैया? एस्प्रिन। आई मीन सिर दर्द की दवा सुना है कभी? सिर दर्द की जो दवा होती है उसका एक साल्ट होता है एस्प्रिन, जिसको सिर दर्द की मेडिसिन में यूज करते हैं एस्प्रिन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग बात करने वाले हैं किसकी भैया? लाइक दिस कोल्बे अभिक्रिया के बाद क्या तो ध्यान देना एसिटिल क्लोराइड की जगह हम लोग यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो, ठीक है बेटे। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी यहाँ पर कर सकते हैं, तब भी हमारा एस्प्रिन बनेगा। ओके चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं हम यहाँ पर। राइमेटिवेन कोल्बे हमारी अभिक्रिया यहाँ से हो जाती है। अगली अभिक्रिया हमारी यहाँ पर आती है जो इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हम जानेंगे किसके नाम से? चलो पहले वी कार्बोक्सिलीकरण समझ लेते हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलिक में मतलब वी कार्बोक्सिलीकरण में होता क्या है? इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं जिनमें COOH होता है ये सीधा किसमें चेंज हो जाते हैं? एल्केन में चेंज हो जाते हैं। या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर आपने एरोमेटिक कंपाउंड लिया है कोई तो वो सीधा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लाइक दिस यहां पर सॉरी एसिटिक अम्ल ले लेते हैं और इसकी क्रिया NaOH और किसके साथ कराते हैं? कास्टिक सोडा CaO की प्रेजेंट में। यहां पर क्या होता है? यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3COO Na प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, रिमूव हो जाएगा यहां से H2। तो इसे सोडियम एसीटेट बोलते हैं। सोडियम एसीटेट को पुनः हम लोग क्या करने वाले हैं? NaOH और CO की उपस्थिति में गर्म करने वाले हैं। तो यहां से Na2CO3 बाहर चला जाएगा तो बन जाएगा हमारा CH4। Na2CO3 हो जाएगा हमारा रिमूव। ये क्या बना हमारा? मेथेन या एल्केन बनेगा। तो हम यहां पर याद रखेंगे NaOH प्लस CaO दोनों का मिश्रण जो होता है इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। तो हम लोग लिखेंगे एसिटिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर भैया? त्रिभुज हमारा गर्म को बताएगा। यहां पर गर्म करने पर एल्केन बोले तो मेथेन है, मेथेन का प्राप्त होना क्या कहलाएगा हमारा? वी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा कंफर्म हो जाता है आखिर वी कार्बोक्सिलीकरण क्या है। चलिए नेक्स्ट अब अगला है हमारा एल्डोल संघनन। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। आखिर ये होता क्या है? कौन एल्डोल संघनन देता है? पहले ये कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। एल्डोल संघनन केवल वही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा भैया? उपस्थित होगा। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा अगला कार्बन जस्ट क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। लाइक दिस ये है एस्टेल्डिहाइड रिएक्शन देगा। अगर आपसे कहें कि बेंजल्डिहाइड क्या एल्डोल संघनन देगा? नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन होता है इससे कोई हाइड्रोजन सॉरी इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, क्योंकि बेंजीन वाले में जो C होता है उसी से सीधा CHO जुड़ा होता है। ठीक है ना, यहां पर वाले C से जुड़ा होता है CHO और इस C से कोई H जुड़ा नहीं होता, इसलिए बेंजल्डिहाइड नहीं देता और फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं देता। ये अंतर भी बन जाता है एस्टेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में, एस्टेल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, दोनों में ये अंतर बन जाता है। तो याद रखेंगे
केवल वही एल्डिहाइड। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा एल्डोल संघनन नहीं देता, बताओ ये देगा? बिल्कुल देगा। इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये देगा, क्योंकि जस्ट इससे ये अल्फा कार्बन है और इसमें एक हाइड्रोजन है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर Cl लगा दे, यहां पर Cl लगा दे और यहां पर क्या लगा दे? CHO लगा दे। अब देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई H नहीं जुड़ा है। ठीक है जस्ट। तो अल्फा हाइड्रोजन केवल वही एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। और इसकी ट्रिक मैंने बताई है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा जो कार्बन होता है उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसकी क्रिया किससे कराएंगे? एल्डिहाइड। और अभिक्रिया देकर क्या देगा? एल्डिहाइड इसको अभिक्रिया देगा। और किसके साथ कराएंगे? एल्डोल। डोल बोले तो डाइल्यूट। एल्डिहाइड की अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH से कराएंगे। किससे कराएंगे? डाइल्यूट NaOH से कराएंगे। ओके, और ये क्या देता है? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड देता है। चलो रिएक्शन शुरू करते हैं। क्या कंफर्म करेगा? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। एस्टल्डिहाइड क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं CHO को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा मॉलिक्यूल ही एस्टल्डिहाइड हम लेंगे यहां पर CHO। ठीक है, ये जो H के 3 परमाणु हैं, एक परमाणु को हम इधर लिख सकते हैं ऐसे करके बॉन्ड लगा के C के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन देख लेंगे आप लोग। तो किसके साथ कराने वाले हम लोग? डाइल्यूट NaOH के साथ। सबसे पहली कंडीशन यहां का OH, ध्यान दो, पाई बॉन्ड का स्थानांतरण इधर होगा तो ये वाला OH कहां का लटक जाएगा? C के साथ। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH नीचे का लटका है OH, CH आगे क्या है हमारा? 2 बॉन्ड CHO। इसे एल्डोल के नाम से जाना जाता है। एल्डोल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल ग्रुप दोनों एक साथ आते हैं, इसलिए इसको एल्डोल के नाम से जाना जाता है। कंफर्म हुआ? एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट हैं। फिर से हम क्या करेंगे? एल्डोल का संघनन करेंगे, तो इसे पुनः उठाकर इधर ले आएंगे और जगह है तो उधर ही बढ़ा देंगे रिएक्शन को आगे। CH2 यहां का OH परमाणु और यहां का एक H H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा। इसको गर्म कर देंगे। ठीक है, और सॉरी गर्म नहीं करेंगे, इसका संघनन करेंगे। यहां पर क्या करेंगे भैया? संघनन। एल्डोल जो बनाए उसका संघनन करेंगे और संघनन में हमेशा याद रखेंगे जल, HCl, HBr आदि रिमूव होते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, 2 को मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक OH रिमूव हो जाएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, ये बन गया। जस्ट फंक्शनल ग्रुप से अगला अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड आया, इसलिए इसे कहते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। ये कंफर्म हो गया यहां से। अब अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड तो यहां से हमारा बन गया, तो इसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। तो हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी इसकी? एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH के साथ कराने पर एल्डोल प्राप्त होता है, जो संघनन के फलस्वरूप अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड देता है। बिल्कुल श्योर, मैंने कहा ना, रिएक्शन अगर आपको आती है तो हिंदी आप बिल्कुल एकदम चुटकियों में बनाएंगे। एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया डाइल्यूट, मैंने कहा एल्डोल, जो एल से याद रखना, डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे तो एल्डोल बनेगा, जो संघनन पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड देगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं कह देता हूं आपको, पेपर में ना लगे तो बैड लक, लग जाए तो गुड लक, सिंपल याद रखेंगे। क्रॉस एल्डोल संघनन सबका बाप है। अधिकतर बच्चे ही मात यहां खाते हैं सर, क्रॉस एल्डोल संघनन भूल जाते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन बिल्कुल याद रखो। जब क्रॉस का मतलब होता है डिफरेंट, क्रॉस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या एल्डोल संघनन एल्डिहाइड देंगे? नहीं भैया, कीटोन भी दे सकते हैं, लाइक दिस CH3CO CH3 देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है। ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा जस्ट ये अल्फा। एसीटोन भी देगा, तो कीटोन भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, लाइक दिस। मैं आपसे कहता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CO, C6H5। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहां पर CH3 आ जाता है तो बताओ देगा? बिल्कुल, ये रहा अल्फा, देगा। इंपॉर्टेंट बात, C6H5 आ जाए। अच्छा इनके नाम क्या बनेंगे? इसका नाम बनता है एसीटोफिनोन, इसका नाम बनता है बेंजोफिनोन। ये देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ये मेरी गारंटी है। चलिए, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है? या तो दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो
या एल्डिहाइड या कीटोन हो। और एक एसीटोन के मोल को लेंगे यहां पर, ये यहां से उभर जाएगा और ये डिस्प्लेस होकर कहां जाएगा, यहां किसकी प्रेजेंट में कराएंगे, डाइल्यूट NaH के साथ करा सकते हैं। तो यहां बेंजीन रिंग जो है, यहां CH बॉन्ड, नीचे कौन लटकने वाला है, OH, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। CH क्या जाएगा बताओ जल्दी से, यहां पर CH2 इससे जुड़ जाएगा, CO बॉन्ड क्या जाएगा आगे CH3, ठीक है। इसका संघनन करेंगे और संघनन करने पर क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा बीटा S संतृप्त कीटोन बनेगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा यहां से H2, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं भैया क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या बोलेंगे भैया, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो आपको हिंदी में बिल्कुल सरलता से क्या लिखना है, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोनों के मध्य एल्डोल संघनन कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो यहां से हमारा कवर हो जाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं केनी-जारो अभिक्रिया। कौन सी जानने वाले भैया, केनी-जारो अभिक्रिया। तो केनी-जारो का मतलब क्या होता है, के से केनी होता है, और मेरी बात याद रखेंगे कंसंट्रेट भी कैसे बनता है, बट इंग्लिश का वर्ड है, तो यहां पर कंसंट्रेट NaH लेंगे, वहां पर डाइल्यूट ले रहे थे, एल्डोल था, सबसे पहला पॉइंट। और याद रखना केवल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है भैया, अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है, वही क्या देते हैं, केनी-जारो रिएक्शन देते हैं। यहां फॉर्मल्डिहाइड दे सकता है, बेंजल्डिहाइड दे सकता है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड दोनों में से ये भी एक अंतर बन जाता है एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड केनी-जारो अभिक्रिया देता है बट एल्डोल संघनन नहीं देता, एस्टल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है बट केनी-जारो नहीं देता। चलिए शुरू करते हैं इसमें होता क्या है, फॉर्मल्डिहाइड में एक मोल अपचयित होगा, दूसरा ऑक्सीकृत होगा, 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड के लेते हुए, कंसंट्रेट भूलना मत, NaH लिखेंगे, ठीक है। तो एक अपचयित होने का मतलब उसका अपचयन होना है, और अपचयन में हमें पता है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। यहां से अगर 2 हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर कर दिए जाएं तो C के साथ 2 तो H है, मतलब कि 2 H है, यहां पर एक H मिलेगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और O को मिलेगा तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बचा शेष क्या हमारे पास, ये वाला H और ये वाला H इधर ट्रांसफर हो गया, तो बचा क्या, HCOONA। तो हम लोग क्या लिखने वाले, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कंसंट्रेट NaH के साथ कराने पर फॉर्मल्डिहाइड का एक मोल अपचयित होकर मेथिल अल्कोहल, दूसरा ऑक्सीकृत होकर क्या देता है, सोडियम फॉर्मेट देता है, केनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है भाई, ध्यान देना। अगर कहीं जरूरत पड़े कि कौन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है वही केनी-जारो अभिक्रिया देते हैं। तो यहां से केनी-जारो हो गई हमारी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, एक हमारी रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। रिएक्शन तो नहीं होती है, मगर टिप्पणी आ जाती है यूरोट्रोपिन पर। इस पर भैया यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन, ठीक है सर, बिल्कुल आसान है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3 के साथ, याद रखना यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के 6 मोल लेंगे, अमोनिया के 4 मोल लेंगे, तो यहां से बनेगा हमारा CH2 की होल 6N4, और साथ में रिमूव हो जाएगा यहां से H2O। क्या रिमूव हो जाएगा भैया, H2O, इधर नहीं दिख रहा होगा, प्लस H2O क्या हो जाएगा यहां से रिमूव। इसी का नाम क्या होता है हमारा, हेक्सा मैथिल या मैथिलीन टेट्रा एमीन। हेक्सामेथिलीन हेक्सामेथिल टेट्रा एमीन, या इसी को यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। इसका यूज किसमें करते हैं भैया, किडनी संबंधी रोगों में या गठिया बाई के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है यूरोट्रोपिन का। तो हिंदी इसकी क्या बनेगी, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, ठीक है ना।
जिसका चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग क्या है बताया मैंने, यूरिन संबंधी रोगों से या किडनी संबंधी रोगों से या फिर गठियावाई में यूरिक एसिड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये यहां से कंफर्म हुआ। नेक्स्ट कुछ और नेम रिएक्शन समझते हैं, और रिएक्शन हमारी जो होंगी एक तरह से हमारी सारी नेम रिएक्शन जो है फाइनल कहीं क्या अंत छोर पर चल रही है। तो देखो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं आपको रिएक्शन समझाने की, मेहनत आपको करनी है और बोर्ड में कोशिश करेंगे हम इनमें से काफी रिएक्शंस आपकी लग जाए। ये तो मैंने मानकर पढ़ाया है, बाकी आपका लक है। समझते हैं भैया इटार्ड अभिक्रिया क्या समझने वाले भैया हम, इटार्ड अभिक्रिया, ईट मार के समझेंगे इटार्ड को। इंपोर्टेंट रिएक्शन है भैया। इटार्ड अभिक्रिया में कौन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और इसमें जो टॉलुइन होता है ये टॉलुइन या मेथिलबेंजीन कहेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोएल्डिहाइड में। देखो यहां भी मैं आपको शॉर्ट बता के चलूंगा क्योंकि नेम रिएक्शन में मैं हर रिएक्शन को शॉर्ट में बता के चल रहा हूं। इसकी असली रिएक्शन जो होती है आपने किताबों में पढ़ी होगी, वैसे तो वही होती है, लेकिन अगर आप लोगों को जल्दबाजी में याद रखनी है तो आप इसे याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 टॉलुइन होता है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे हम लोग किसकी प्रोजेक्ट में, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊंगा। यहां पर 2 मोल्स लेता हुआ, तो यहां पर क्या होगा, यहां के 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन इसके साथ, तो यहां पर बचेगा हमारा बेंजोएल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे हिंदी इसकी भैया, हम लोग लिखेंगे टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराने पर बेंजोएल्डिहाइड का प्राप्त होना इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया इंपोर्टेंट रिएक्शन है, देखने में थोड़ा डराती है लेकिन इतना डराने वाली नहीं है जितना कि आप डर जाते हो। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि इसमें जो होता है हमारे पास थैलेमाइड जो होता है, ये थैलेमाइड का सूत्र आपको याद रखना है। थोड़ा सा अजीब लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराने वाले हैं, KOH के साथ कराएंगे। और कैसा KOH लेंगे, एक्वस लेंगे। यहां का हाइड्रोजन परमाणु यहां का OH जल के रूप में रिमूव हो जाएगा और यहां से थैलेमाइड का पोटेशियम लवण हमें प्राप्त होगा COO, और यहां पर दोनों से जुड़ा NH के स्थान पर आ जाएगा K+-। इसे कहते हैं थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। और इसकी क्रिया फिर से हम कराने वाले हैं X बॉन्ड R के साथ, X बॉन्ड R के साथ, यहां से KX बाहर चला जाएगा और हमारा बनेगा CON के साथ क्या जाएगा R। ठीक है, एल्किल थैलेमाइड आ जाएगा। अब इसकी क्रिया हम क्या करने वाले हैं, यहां से NaH के 2 मोल्स के साथ कराते हैं। कितने मोल्स के कराते हैं, 2 मोल के साथ। यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा, RN के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा भैया, इधर को मैं दिखा देता हूं, RNH2। आप लोग ये मत समझना सर फैशन में कर रहे हैं तो हमें भी ऐसी दिखानी है, जगह की सोल्टेज मतलब कि उधर मुझे और रिएक्शन दिखानी है इसलिए मैं इसको इधर कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, बेंजीन COONA, एक तरफ आ जाएगा COONA+- COONA+-। ठीक है, और बन जाएगा हमारा Me। तो याद रखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा हम लोग 1 डिग्री एमाइन बना सकते हैं केवल, इससे एरोमेटिक एमी नहीं बनाए जा सकते। यहां पर जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के अंदर जो X का प्रतिस्थापन हो रहा है एरोमेटिक हैलाइड में नहीं हो पाता। इसीलिए मैं कह सकता हूं यहां से कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक एमीन नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के बाद अगली रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसे अपचयन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एल्डिहाइड से रिलेट होते हैं। जैसे हमारे पास आता है क्या भैया, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन।
क्या है ये क्लीमेंसन अपचयन? क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड कन्वर्ट होते हैं एल्केन में। जरूरी नहीं है इसे एल्डिहाइड दे, इसे कीटोन भी दे सकते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं? एल्केन में। अच्छा, क्रिया या अपचयन किसके साथ कराएंगे? अपचयन में कैटालिस्ट होता है जिंक अमलगम, ZnHg। ठीक है, तो जिंक अमलगम के साथ कराएंगे। चलो देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O का अपचयन 4 हाइड्रोजन के मोल्स लेंगे, नवजात ZnHg की उपस्थिति में कराएंगे। यहां से डबल बॉन्ड टूटता हुआ 2 हाइड्रोजन परमाणु C को 2 O को मिलेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहां से H2O। ये बना एथेन या एल्केन। तो हम लोग क्या कहेंगे? एल्डिहाइड का अपचयन जिंक अमलगम के साथ कराने पर एल्केन का प्राप्त होना क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। अगला अपचयन हमारा आता है वोल्फ किस्नर अपचयन। वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है भाई, क्या है ये वोल्फ किस्नर अपचयन? इसको भी कवर करते हैं बेटे। वोल्फ किस्नर अपचयन में भी एल्डिहाइड किसमें चेंज होते हैं? एल्डिहाइड इसमें भी एल्केन में चेंज होते हैं। मैंने कहा ना, इसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है केवल एल्डिहाइड देंगे, आप लोग कीटोन को भी ले सकते हैं। चलो यहां पर कीटोन लेके चलते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस यहां पर पहले क्या कराएंगे हम? H2NNH2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। इसका नाम है हाइड्रेजीन। और हाइड्रोजीन के साथ जब हमने इसका अपचयन कराया तो हमारा क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड NNH2 और बॉन्ड क्या है? CH3। इसको हम किसकी उपस्थिति में गर्म कर देंगे? KOH। तो यहां से 2 नाइट्रोजन के परमाणु बाहर चले जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, चाहे नीचे लटका हो या इधर को घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव हो गया N2। ये बना प्रोपेन या एल्केन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन हाइड्रोजीन के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद को KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्केन का प्राप्त होना। फिर से समझना एक बार इसको भैया, कीटोन या एल्डिहाइडो को हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर इसका नाम बनेगा एसीटोन हाइड्रेजोन। या मैं सीधा बोल सकता हूं, प्राप्त उत्पाद को KOH के साथ गर्म करने पर एल्केन या प्रोपेन का प्राप्त होना क्या कहलाएगा भैया? हमारा वोल्फ किस्नर अपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लीमेंसन अपचयन। तो हो गया, सॉरी, स्टीफेन अपचयन। कौन सा था भैया? स्टीफेन अपचयन। क्या है ये स्टीफेन अपचयन? कंफर्म करते हैं। ठीक है भाई, स्टीफेन अपचयन में हमें क्या करना है? स्टीफेन अपचयन स्टीफेन अपचयन में क्या है? इसमें एमाइड समूह, सॉरी नाइट्राइल समूह जो होता है CN एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है भैया? एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। कौन? साइनाइड समूह। चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग? R बॉन्ड CN की क्रिया किसके साथ कराने वाले हैं? एल्किल साइनाइड का अपचयन SnHCl के साथ कराएंगे। एक परमाणु इसके पास, एक परमाणु इसके पास, CH डबल बॉन्ड NH, इसे कहते हैं इमीन। क्या कहेंगे? संगत इमीन बनेगा। और इमीन का जल अपघटन करेंगे RCH डबल बॉन्ड NH का H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यहां से NH3 रिमूव हो जाएगा और R बॉन्ड CHO बन जाएगा, रिमूव हो गया NH3। तो हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्राइलो का अपचयन SnHCl के साथ कराने पर संगत इमीन प्राप्त होता है, जो जल अपघटन के उपरांत क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। फिर से समझेंगे, क्योंकि सूत्र पता है तो सबको हिंदी लिखनी आसानी से आ जाएगी। नाइट्राइलो का अपचयन SnHCl के साथ कराने पर, या यहां पर SnCl2HCl भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो SnCl2HCl के साथ कराने पर संगत इमीन प्राप्त होता है,
जो जलावरण के उपरांत क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। ठीक है भाई, तो यहां से ये कंफर्म हो जाता है हमारा स्टीफन अपचयन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्टीफन अपचयन के बाद आगे हम लोगों को जानना है किसके बारे में भैया, एक और रिएक्शन होती है हमारे पास थेलिन अभिक्रिया। और थेलिन अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि टफ है? नहीं, टफ कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में, सिर्फ समझना होता है। थेलिन अभिक्रिया इंपोर्टेंट क्यों आ जाती है, क्योंकि ये फिनोल का एक रासायनिक गुण है और कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से फिनोल्फथलीन। ठीक है, तो थेलिन अभिक्रिया में सबसे पहले ध्यान देंगे, ये यहां पर होता है हमारा थैलिक अम्ल। ओके, अगर यहां से दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप हटने के बाद केवल हमारे एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े तो इसे कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो हम डबल बॉन्ड ऊपर लगा सकते हैं और डबल बॉन्ड और नीचे और ऐसे करके। और यहां पर क्या करना है, इसके साथ 2 मोल्स लेने फिनोल के और फिनोल को उल्टा करके टांग देंगे, सिर नीचे टांग ऊपर, मतलब समझते हैं OH जो होता है उसको नीचे ले आएंगे। हमेशा याद रखेंगे रिएक्शन में सबसे बड़ा खेल होता है परमाणु से सही अटैचमेंट में परमाणु ऐड करना। ये OH आ गया, यहां पर हर कॉर्नर पर एक H छिपा होता है, हमें पता है। ठीक है सर, हर कॉर्नर पर क्या छिपा होता है, H छिपा होता है। प्लस यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। किसकी प्रेजेंट में कराएंगे बेटे, अम्ल की प्रेजेंट में। तो क्या आ जाएगा हमारा बन के यहां पर C आगे बताएंगे यहां पर डबल बॉन्ड O और इस तरह से यहां पर तो जुड़ा हुआ O है। जब यहां से जल रिमूव होगा तो ये वाला फिनोल का मॉलिक्यूल भैया टंग जाएगा, है लटक जाएगा। देसी भाषा बोल रहा हूं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, यहां से ऐड हो जाएंगे। ओके, रिमूव क्या हुआ यहां से भैया, H2O। ठीक है सब, कुल मिला के बाद ये कंफर्म हो जाती है, इसी का नाम क्या है भैया, फिनोल्फथलीन। ये एक रंजक है जो अम्लीय माध्यम में कोई कलर नहीं देता लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, इसी का नाम फिनोल्फथलीन है। सूचक है, इंडिकेटर जिसे बोलते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ कराने पर फिनोल्फथलीन का प्राप्त होना थैलिन अभिक्रिया कहलाती है। 2 क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाते हैं, टिप्पणी थैलिन अभिक्रिया की और कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से फिनोल्फथलीन। देखो फिनोल अलग दिख रहा है, क्या भाई सर फिनोल तो है ही नहीं इसमें, ये भैया फिनोल लटका हुआ है उल्टा। ठीक है सर, चमगादड़ की तरह। अब क्या कर रहा है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके फिनोल्फथलीन दे रहा है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, आपको मेन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, बड़ा नाम तगड़ा है भाई। हाफमैन मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब समझते हैं सरसों का तेल जैसी मतलब इसके अंदर क्या होता है, सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए कहते हैं इसको हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसको देते कौन है भैया, एमीन देते हैं। और एमीन किसमें चेंज हो जाते हैं, इसमें थायो आइसोसाइनाइड में, थायो आइसोसाइनाइड में। चलो देखते हैं, आर्बोन NH2 की अभिक्रिया कार्बन डाई सल्फाइड के साथ कराएंगे हम लोग HgCl2 की उपस्थिति में। H2S यहां से बाहर चला जाएगा, R बॉन्ड NCS और प्लस रिमूव हो जाएगा हमारा H2S। रिएक्शन में से 2 स्टेप में होती है, मैंने इसे शॉर्ट में किया है, ध्यान देना। इसी का नाम क्या है हमारा, एल्किल थायो कौन है, S और आइसोसाइनाइड क्या होता है, NCS। थोड़ा मिला के लिखेंगे क्लोज सा, ऐसा लगा जैसे इसके हिस्से बढ़ गए हो। एल्किल थायो आइसोसाइनाइड, इसी के अंदर सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसीलिए इसको कहते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, तो एल्किल एमीन की अभिक्रिया, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराने पर एल्किल थायोआइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड का प्राप्त होना हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक लोग रोजेनमुंड अपक्षय और समझ लेते हैं भाई साहब, ये एक अपक्षय रह गया था हमारा। रोजेनमुंड अपक्षय में होता क्या है, R बॉन्ड COCl जो होता है, जरूरी नहीं हम यहाँ पर R का मतलब बेटे एलाफेटिक होता है और यहाँ पर बेंजीन ले ले तो एरोमेटिक हो जाएगा। अपचयन हाइड्रोजन के साथ किसके साथ कराएंगे, PDBaSO4 के साथ करा रहे हैं और यहां से बॉन्ड टूटना है और HCl, एक Cl के पास एक CO के साथ, तो RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा यहां से HCl। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गया भैया, एल्डिहाइडों के बनाने की विधियां हैं।
तो एल्केनोइल क्लोराइड हम इसको कह सकते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड, ठीक है ना। एल्केनिल क्लोराइडो का अपचयन या एसिटिल क्लोराइड का अपचयन लिख सकते हैं, हम आर के स्थान पे CH3 मानेंगे, तो ये CH3 COCl का मतलब क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, CO टिल की आवाज निकलेगा, मैंने अभी शुरुआत में बताया था। एसिटिल क्लोराइड का अपचयन किसके साथ, PDBSO के साथ कराने पर एल्डिहाइड का प्राप्त होना रोजेनमुट अपचयन कहलाता है। कंफर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं, दो फेमस रिएक्शन होती है हमारे पास। देखो इन्हें मैं बहुत शॉर्ट में बता के चलूंगा, हर रिएक्शन को मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मैं इनकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। पर्किन अभिक्रिया, पर्किन रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, क्या नाम है इसका, सिनेमिक अम्ल। क्या है भैया, सिनेमिक अम्ल। तो मैं क्या कहूंगा यहां से, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे हम लोग, किसकी प्रेजेंट में, CH3COO की उपस्थिति में, ध्यान देना। तो कैसे हम हिंदी लिख पाएंगे इसकी, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है, इसको याद करके हम लिख सकते हैं CH3CO की होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, सिनेमिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिनेमिक अम्ल का प्राप्त होना क्या कहलाती है हमारी भैया, पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, एक हमारे पास बहुत ज्यादा टेस्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या भैया, फेलिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। फेलिंग टेस्ट किसके साथ करते हैं, फेलिंग अभिकर्मक क्या है याद रखो, फेलिंग अभिकर्मक जो होता है, अगर हम पूरे रूप में जाएं तो फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक जो होते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन FS1 होता है, एक FS2 होता है। एक होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एक होता है कॉपर सल्फेट। दोनों को क्या करते हैं, टेस्ट से पहले मिलाया जाता है, टेस्ट से पहले समान मात्रा में मिलाया जाता है क्योंकि अस्थायी होता है, और तब ये क्या करते हैं, एल्डिहाइडों के साथ टेस्ट देते हैं। तो चलिए फेलिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिस एल्डिहाइड लेते हैं और इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, अगर आप लोग लेंगे तो यहां पर आप फेलिंग अभिकर्मक के रूप में CuO ले सकते हैं, जबकि CuOH की होल ट्वाइस लेना होता है, आप CuO ले सकते हैं सरलता से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ये यहां पर ऑक्सीकृत होता है। एल्डिहाइड फॉर्मिक अम्ल में अगर आपने यहां पर इसका लवण लिया है तो इसका लवण भी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिमूव होता है यहां से Cu2O। तो यहां CuO के कितने मोल्स लेंगे भैया, 2 मोल्स लेंगे, और क्या बन जाएगा Cu2O। इसे कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप। काफी टाइम हो गया है तो थोड़ा राइटिंग ऐसी हो गई है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग अभिकर्मक के साथ कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ध्यान देना, फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग 2 सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन 1, फेलिंग सॉल्यूशन 2, दोनों को परीक्षण से पूर्व समान मात्रा में मिलाया जाता है क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, एक होता है हमारा टॉलेन अभिकर्मक। क्या होता है भैया, टॉलेन अभिकर्मक। ये जो टॉलेन अभिकर्मक होता है यही देता है टॉलेन टेस्ट। क्या देता है, टॉलेन टेस्ट। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनियम, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट का क्या होता है, विलयन होता है। तो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट के विलयन की जगह एक थोड़ा बड़ा सा आ जाएगा, हम लोग यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, Ag2O। ये फेलिंग टॉलेन अभिकर्मक की तरह ही कार्य करेगा। तो टॉलेन टेस्ट में भी एल्डिहाइड इसको देते हैं, जरूरी नहीं है इसको फॉर्मल्डिहाइड देगा, एस्टल्डिहाइड भी इसको दे सकता है। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हम टॉलेन अभिकर्मक Ag2O के साथ करा दें, ये भी फॉर्मल्डिहाइड को उसी की तरह किसमें कन्वर्ट कर देगा, फॉर्मिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में देगा Ag2। Ag हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ Ag2 है,
इसे कहते हैं बेटे रजत दर्पण। क्या कहते हैं? रजत दर्पण। और रजत दर्पण जो होता है ये ऐसा सिल्वर होता है जिसमें आप आईना देख सकते हैं, चांदी की तरह चमकता हुआ दर्पण होता है। समझ में आई बात नहीं? तो इसलिए इसका नाम पड़ा रजत दर्पण। टोलेन अभिकर्मक हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, टोलेन टेस्ट हमारा हो गया, फेरिंग टेस्ट हमारा हो गया। अगर हम बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल HCOOH, तो यहां पर जरा गौर करना आप लोग, एक तरह से आपको CHO दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए याद रखेंगे, ये नोट पॉइंट में है। फॉर्मिक अम्ल भी फेलिंग टेस्ट कोमा टोलेन, फेलिंग कोमा टोलेन टेस्ट देता है। ठीक है साहब, कौन? फॉर्मिक अम्ल। बाकी वो एक और कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देता। तो ये तो यहां से हमारा कंफर्म हो गया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं लोग। अभी हमें पढ़ना है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से पहले हमें समझनी है रिएक्शन और है जो इंपोर्टेंट है, ठीक है साहब, जिसका नाम है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है साहब, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में होता क्या है? R बॉन्ड X की क्रिया Na प्लस O बॉन्ड R के साथ हम करा रहे हैं, यहां R डैश भी हम मान सकते हैं, और यहां से रिमूव हो जाता है NaX और बनता है हमारा R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। जब यहां पर हम R डैश लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है हमारा यहां पर डिफरेंट डिफरेंट, और सेम सेम। अगर आपने R डैश नहीं लिया तो उसका मतलब होता है सेम सेम। तो इसे कहा जाता है असम्मित। जब अलग अलग हो तो उसे कहते हैं असम्मित ईथर। क्या कहेंगे? असम्मित ईथर। और जब हमारे पास कैसे हो, सेम हो, तो उसे कहते हैं सम्मित ईथर। तो हम लोग क्या कहेंगे? एल्किल, क्योंकि R बॉन्ड X क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड। और ये क्या है हमारा? सोडियम एल्के ऑक्साइड। क्या है भैया? सोडियम एल्के ऑक्साइड। ठीक है भाई, सोडियम एल्के ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर सम्मित या असम्मित दोनों ईथर इससे बन जाते हैं। ये ईथरों के बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, ध्यान रखना। यहां से डाइएथिल ईथर भी बना सकते हो, R के स्थान पे आप क्या ले सकते हो? C2H5 Cl प्लस NaO बॉन्ड C2H5 NaCl बाहर निकल गया। यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? C2H5O C2H5। ये एक सम्मित ईथर है, या इसको मैं क्या कह सकता हूं? डाइएथिल ईथर कह सकता हूं। तो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम एल्के ऑक्साइड के साथ कराने पर सम्मित या असम्मित ईथरों का प्राप्त होना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। एक रिएक्शन हमारी यहां पर आ जाती है गाटरमान। अभी गाटरमान पीछे पढ़ी थी हमने, एक होती है गाटरमान कोक एल्डिहाइड अभिक्रिया। कोक एल्डिहाइड अभिक्रिया, इसमें क्या होता है बेटे? गाटरमान कोक एल्डिहाइड में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, साथ में HCl ले सकते हैं, AlCl3 और HCl के साथ हम कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बेंजीन के सिर पर योग हो जाएगा और बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेंजीन है, तो हम लोग क्या करेंगे? हिंदी बनाएंगे। बेंजीन की अभिक्रिया CO क्या होता है हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? इनकी उपस्थिति में कराने पर बेंजल डिहाइड का प्राप्त होना गाटरमान कोक एल्डिहाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं क्या भैया? हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। इंपोर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरोनन, बोरो या बोरानन भी कह देते हैं, बोरोनन ऑक्सीकरण। अच्छा साहिल भाई, आपका लक मेरे हिसाब से पेपर में आ रही है। बोरोनन ऑक्सीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझते हैं। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से बनते हैं CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारा यहां पर? ब्यूटीन। और ब्यूटीन की जगह हम क्या ले सकते हैं? यहां पर प्रोपीन भी ले सकते हैं। और मुझे प्रोपीन पर जल का योग करना है तो डबल बॉन्ड टूटता है, H इससे जुड़ता है, OH इससे जुड़ता है, तो मेरा बनता है CH3 CH3 बॉन्ड OH। इसका नाम बनता है, सॉरी प्रोपेन 2 है, 2 नंबर पे आ रहा ना, 1 2। ठीक है, यहां मुझे प्रोपेन 1 ओल ना बनाकर क्या बनाना है? सॉरी प्रोपेन 2 ओल ना बनाकर क्या बनाना है? प्रोपेन 1 ओल बनाना है।
इसीलिए मुझे जरूरत पड़ती है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण की। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम शुरू करते हैं हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। इसका कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ समझाया है मैंने आपको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोपीन पर सबसे पहले योग कराएंगे डाइबोरोन का, और डाइबोरोन का सूत्र होता है हमारे पास HB2H6, या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम BH2 की होल ट्वाइस। ठीक है ना, H के 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां से B का योग C पर, H का योग इस पर, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH नीचे, सॉरी जब H इससे जुड़ेगा तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 बॉन्ड क्या जाएगा हमारा BH2। फिर क्या करेंगे, फिर से हम प्रोपीन लेंगे और अब इसकी क्रिया प्रोपीन के साथ कराएंगे, CH2 बॉन्ड BH ऐसे हम लिख सकते हैं। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H इससे जुड़ने वाला है, B फिर इससे जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, सॉरी एक कम लिया है हमने, CH3 बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 से 2 हो जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा बनकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 की होल ट्वाइस B बॉन्ड H। इसे फिर उठाएंगे, फिर से प्रोपीन के साथ योग कराएंगे हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड B होल ट्वाइस BH। फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां पर H इससे जुड़ जाएगा, B इससे जुड़ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 की होल थ्राइस बॉन्ड आ जाएगा B। अब क्या करेंगे, यहां पर 1 2 3 स्टेप हो गए हैं, चौथे स्टेप में फिर से उठाएंगे कि होल थ्राइस बॉन्ड B की क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराएंगे, यहां पर क्षार की उपस्थिति में। तो यहां से बॉन्ड टूटता हुआ 3 मोल ले लेंगे, BOH की होल थ्राइस यहां से बाहर निकल जाएगा और मुझे प्रोपेन 1 ओल के 3 मोल प्राप्त होंगे। कितने मोल प्राप्त होंगे, 3, और रिमूव हो जाएगा यहां से BOH की होल थ्राइस, या इसको मैं कह सकता हूं H3BO3। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से बनता है हमारा प्रोपेन 1 ओल। हिंदी क्या लिखेंगे, प्रोपीन पर डाइबोरोन का योग कराने पर प्राप्त उत्पाद को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा अपघटित करने पर क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन 1 ओल प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहां से हमारा क्लियर होता है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। कभी कभी टिप्पणी आ जाती है बेटे किस पर भैया, TNP पर, ध्यान दो, ट्राई नाइट्रोफिनोल। TNP एक विस्फोटक पदार्थ होता है और इसमें करते क्या है बेटे, फिनोल का नाइट्रीकरण करते हैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ, किसकी प्रेजेंट में भैया, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां पर नाइट्रीकरण 3 बार हो जाता है, तो एक बार OH यहां पर NO2 एक बार ऑर्था पोजीशन पर, एक बार पैरा, फिर दोबारा किस पर जाएगा, ऑर्था। तो हमारे पास रिमूव हो जाएगा 3 बार ही H2O रिमूव हो जाएगा, इसी का नाम होता है TNP। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल। क्या हम कहेंगे, फिनोल का नाइट्रीकरण कंसंट्रेट HNO3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बोल देते हैं, पूरा नाम इसका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है। तो मैंने यहां पर आपको बताई भाई नेम्ड रिएक्शन। तो मैं आशा करता हूं बोर्ड में आप लोग यहां से बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करके जाएंगे, और हो सकता है कि आपको यहां से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कभी बच्चे को गुमराह नहीं करता। जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है, आपका गुड लक और आपका बैड लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।